नमस्कार साथियों, एक बार पुनः क्रैक बाय एग्ज़ाम आरके में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीएस 3 और जीएस 4 के सिलेबस को बहुत बढ़िया से एनालिसिस किया था और अब हम जीएस 5 और जीएस 6 जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित हैं, इनके सिलेबस को हम एनालिसिस करते हैं। अब इस सिलेबस के शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक महान शख्सियत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस लाइन को बोलना चाहता हूँ, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस शिक्षा रूपी इस बीज को रोपित किया और आज वह वट वृक्ष बन करके उभरा हुआ है। तो चलिए आइए जीएस 5 और जीएस 6 के सिलेबस को हम देखते हैं, समझते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल की बात की जाती है। यूपी स्पेशल जीएस 5, इसमें हमारा हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री के अलावा इंटरनल सिक्योरिटी आता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित पॉलिटी आता है, फिर उसके बाद और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो इसमें पहला होगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। हमें उत्तर प्रदेश का इतिहास जानना होगा। फिर उसके बाद उसकी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। उत्तर प्रदेश की सभ्यता क्या है, उसकी संस्कृति क्या है और जो प्राचीन नगर है। प्राचीन नगर में हमारा काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, चेदी, मथुरा, उसको सूरसेन कहते थे पहले, ये सब प्राचीन नगरों में आएंगे, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव। संग्रहालय, अभिलेखागार। जैसे संग्रहालय मथुरा में है, वाराणसी में है, इस संग्रहालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लखनऊ में है। फिर नेक्स्ट तीसरा पार्ट कहता है इसमें, भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पहले, भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पूर्व जो व्यक्तित्वों का योगदान था, जो उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व के, उसका योगदान क्या क्या था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा आता है स्वतंत्रता सेनानी हो गए। स्वतंत्रता सेनानी में आप लोग जानते होंगे अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये सब देखेंगे। फिर
नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5वां आता है ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे। ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना उत्तर प्रदेश की। फिर नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा उत्तर प्रदेश के मेले, त्योहार, संगीत, लोक नृत्य, भाषाएं, साहित्य, बोलियां। ये सब हमें उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने होंगे। मेले में देखोगे तो नक्कटैया का मेला, ददरी का मेला, नौचंदी मेला। त्योहार में देखेंगे तो गंगा महोत्सव, कुंभ मेला, ये सब मेले में आ जाएंगे। और त्योहार में हमारा दिवाली का त्यौहार, देव दीपावली का त्यौहार। फिर उसके बाद संगीत में आ जाएंगे तो संगीत में हमारा चैती नृत्य में आ जाएगा। संगीत में बिरहा हो गया, लोकगीत हो गया जिसमें बिरहा हो गया, फिर उसके बाद चैती हो गया। फिर इधर आएंगे तो नए नए राई डंडा, पाई डंडा, ऐसे ऐसे करके। तो भाषा जानते हो हिंदी भाषा है, और जो बोलियां हैं वो कई प्रकार की हैं। भोजपुरी है, सुरसेनी है, कोरवी है, अलग अलग कन्नौजी है, अवधी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था। जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था के बाद हमारा आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधान परिषद और केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उत्तर प्रदेश की लोक सेवा, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग। फिर उसके बाद लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता। ये उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित सिलेबस में पॉइंट किया गया है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासन, और इसी के अंतर्गत ये हमारा केंद्र राज्य संबंध में संचित निधि उत्तर प्रदेश की और आकस्मिक निधि। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10वां पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसमें आ जाएगा गवर्नेंस वाला पॉइंट। उत्तर प्रदेश सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त। जैसे केंद्र में लोकपाल होता है, वैसे राज्य में लोकायुक्त होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस।
सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, ये हमारे 10 पॉइंट उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर नंबर 5 में है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे मैं 10 पॉइंट और जो आगे सिलेबस में दिए हुए हैं उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अब उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं वो आएंगे। उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत जो उग्रवाद है के प्रसार, उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत नेक्स्ट है बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियता से आंतरिक सुरक्षा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जो उत्तर प्रदेश के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसी के अंतर्गत आ जाएगा उत्तर प्रदेश में संचार नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग, घुसपैठ, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हुए, फिर उसके बाद जितने भी संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी हुई, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, ये हो गया इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत। इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत एक पार्ट और है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां, जैसे एसआईटी गठित होती है, एटीएस गठित होता है। विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियां, शासनादेश, अधिकार पत्र। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जिसमें दिया हुआ है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, एक यूटी और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। एक यूटी जो कि दिल्ली से लगती है। तो इन 8 राज्यों
और एक यूटी और इंटरनेशनल जो सीमा लग रही है नेपाल से, उससे उत्तर प्रदेश को क्या चुनौतियाँ, सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ जो बनी रहती हैं, उससे पार पाने के लिए हम क्या-क्या उपाय करते हैं, उसके संबंधित बताया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध हमको देखना है। फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है और सुरक्षा संबंधी मुद्दे क्या हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय मुद्दे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सकीय मुद्दे क्या-क्या हैं? कहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने एम्स हैं? क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? कितने बेड की संख्या है? क्या डब्ल्यूएचओ के जो मानक दिए हैं, उसको फुलफ़िल करता है उत्तर प्रदेश? क्या भारत के स्तर पर उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो हम इसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में हम देखेंगे। फिर 18वां जो पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश के संबंध में, उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की बात की जाती है। एजुकेशन सिस्टम क्या है उत्तर प्रदेश का? फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं उत्तर भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है? भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का क्या भूमिका है? इससे संबंधित मामला इस पॉइंट में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करता है उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर्स हैं। ये तो जानना ही है कि हमको करंट अफेयर्स साथ में लेकर चलना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजना एवं क्रियान्वयन उसका क्या होता है। क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनजीओ के मुद्दे क्या हैं। एनजीओ की भूमिका, जैसे मैं बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एनजीओज में कार्य करने वाले, जैसे वाराणसी की गुड़िया, जो कि महिलाओं के जो वेश्यावृत्ति होती है उससे बाहर निकालने का काम करती हैं, पुनर्वास करने का काम करती हैं। वैसे बहराइच में आगा का फाउंडेशन, जो कि महिलाओं के शिक्षा और रोजगार से संबंधित काम करती है। इसी प्रकार से अक्षय पात्र फाउंडेशन आपने देखा होगा, प्रथम फाउंडेशन देखा होगा। तो ये सब एनजीओज हैं जो उत्तर प्रदेश, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिए भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए हम एनजीओज को इसमें पढ़ेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में पर्यटन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पर्यटन। अब पर्यटन की बात करें तो बहुत प्रकार के पर्यटन होते हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई पर्यटन को बढ़ावा दिया है। जैसे पर्यटन सर्किट को बनाया है, हेरिटेज आर्क बनाया है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जोड़ करके हेरिटेज आर्क। फिर उसके बाद बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट,
बौद्ध सर्किट, इसी प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बढ़ावा दे रहा है। और पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र में और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। इसी प्रकार से हम आगे चल करके इसमें देखेंगे। पर्यटन उत्तर प्रदेश का हो गया। फिर उसके बाद उसमें मुद्दे क्या क्या हैं और संभावनाएं क्या क्या हैं पर्यटन के लिए। फिर 23 पॉइंट हमारा कहता है कि नवाचार, उत्तर प्रदेश में नवाचार की बात करते हैं, इसके मुद्दे और इसके समाज और एवं रोजगार एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। जो नवाचार है उत्तर प्रदेश में, इसका समाज और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 5वें पेपर में हम देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है। फिर इंडियन सोसाइटी ना हो करके उत्तर प्रदेश की सोसाइटी दी हुई है। और लास्ट में पर्यटन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार से संबंधित चीज़ें पेपर 5 में दी हुई हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पेपर 6 के लिए हम सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। जब तक आपका सिलेबस बढ़िया से नहीं क्लियर होगा, तब तक अगर आप स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसलिए सिलेबस पर आप बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, जिससे आगे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसलिए पेपर 6 के लिए अब हम देखते हैं सिलेबस। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासें, आपकी रेगुलर क्लासें स्टार्टिंग से 0 to अप लेवल स्टार्ट किए जाएंगे। पेपर 6 की बात करते हैं सिलेबस में। GS 6, अब GS 6 में अगर देखा जाए तो जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब पार्ट दिए हुए हैं GS 6 के अंतर्गत। और इसका पूरा पूरा बेस्ड रहता है डाटा पर, करंट अफेयर्स पर, डाटा बेस्ड डेटा एनालिसिस। अब इसका हम पहला पॉइंट अगर देखते हैं सिलेबस में, तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य और राज्य बजट। राज्य बजट प्रेजेंट ईयर का, यानी 2026 का। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें कहता है कि बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधन का महत्व। भौतिक संसाधनों का महत्व। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसमें उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। उत्तर प्रदेश का वाणिज्य, व्यापार, उद्योग क्या क्या है। उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी
योजनाएं। उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि भारत के स्तर पर आयुष्मान भारत योजना चल रही है, तो राज्य के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत जो पात्रता की श्रेणी में छूट गए हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, वह उत्तर प्रदेश की जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है उसमें इनरोल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो गया, मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, ये सब लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो नियोजित विकास हो गया, मानव संसाधन हो गया, कौशल विकास हो गया। मानव संसाधन व कौशल विकास। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में निवेश की बात करता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे उत्तर प्रदेश ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी पहल चालू किया है, जिससे जो विदेशी निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हों। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश की लोक वित्त राजकोषीय नीति। उत्तर प्रदेश की लोक नीति, कर एवं आर्थिक सुधार। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है ओडीओपी, आप लोग जानते ही होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसी की तर्ज पर बजट 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन, एक जिला एक व्यंजन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, ऐसे करके सरकार बढ़ावा दे रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 365 दिन में से 300 दिन सूर्य की प्राप्ति होती है, तो हम सोलर पैनल के थ्रू हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर जो हमारी निर्भरता है उसको हम कम कर सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफ टॉप पर सौर पैनल बिछाने का कार्य कर रही है। इसी के अंदर हम आगे चल के देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एवं जनगणना की बात करता है। इस समय 16वीं जनगणना हो रही है, आप लोग ने ध्यान दिया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्तर प्रदेश की कृषि का व्यवसायीकरण, उत्तर प्रदेश की कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, फिर नेक्स्ट कहता है उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति जो 2017 और 16 की है, इसको उत्तर
उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति 2016 या 2017 के में आई थी, वही आप लोगों को याद रखना और पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी। कृषि वानिकी का तात्पर्य है कि जो परंपरागत फसलें हैं, परंपरागत फसलों के अलावा जो किसान हैं वो अपने मेड़ों पर जो ऑक्सीजन युक्त पेड़ हैं उसको भी लगाएं, फलदार वृक्ष हैं उसको भी लगाएं, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी और ऑक्सीजन भी बढ़ेगा और वो कार्बन क्रेडिट जो एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है, वो कार्बन क्रेडिट को बेच करके आय भी गेन कर सकते हैं। और सामाजिक वानिकी जो है, जो खाली पड़े स्थान हैं, जैसे रेल पटरी के किनारे, अस्पताल हैं, अस्पताल में जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे पेड़ों का या पौधारोपण करके ग्रीन को बढ़ाना है, ग्रीनरी को, जिससे जो हमारा भारत सरकार का जो लक्ष्य है वर्ष 2070 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है उसे हम प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आशा करते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे और हम नेक्स्ट 14वें पॉइंट की ओर अग्रसरित होते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता। उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्या और उनका समाधान। उसका समाधान की बात की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास जो सूचकांक आता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम संचालित किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। फिर अटल नवाचार इनोवेशन मिशन भी चलता है। फिर जो राज्य के स्तर पर नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है उसको हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति। अब आ गए हैं ज्योग्राफी में। भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना और जलवायु। सिंचाई खनिज, अपवाह खनिज, सिंचाई खनिज, अपवाह खनिज एवं वनस्पतियां। उत्तर प्रदेश की वनस्पतियां। फिर बात करता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। एक ही है, उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। मैं आशा करता हूं कि आपको पता होगा और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और उसका जिला भी बताइएगा। चलिए, अभी तक हमने उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह खनिज एवं वनस्पतियां, ये उत्तर प्रदेश के भूगोल और भौगोलिक संरचना की बात करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान एक है, और आप लोगों को भी पता होगा कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। फिर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना। फिर नेक्स्ट पॉइंट 20 पॉइंट नंबर आता है उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद जिसको कहते हैं यूपीपीसीबी, और इनके कार्य क्या क्या हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, जल, मृदा, वायु, वन और घास मैदान की बात की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की घटना के परिणाम स्वरूप हीट स्ट्रोक और हीट वेव की जो घटनाएं बढ़ी हैं, उससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश से संबंधित मुद्दे हैं, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं उसके कार्य क्या क्या हैं। फिर उत्तर प्रदेश में विज्ञान व तकनीकी के मुद्दे, हम जानते हैं कि भारत और GS3 में हमने देखा कि भारत के लेवल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS3 में है। अब इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किए गए हैं। जैसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसमें 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इटावा और ये आगरा और अलीगढ़, ये 6 नोड बनाए गए हैं। तो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के स्तर पर उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रहने वाली है, ये सब चीजें हम उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन, अंगूर पालन, रेशम पालन, फल, फूल और बागवानी फसलें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि मत्स्य पालन जो होता है उसको पीसी कल्चर कहा जाता है, अंगूर पालन जो होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है, रेशम पालन है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है, फल है तो फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, फूल है, बागवानी है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में किस किस जिले में इसके लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। क्या हम मत्स्य पालन करके एक तरफ जहां हम किसानों की आय को भी बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो जीएसडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ की लोगों की जो संख्या है उसको स्वस्थ और पोषण युक्त भोजन की प्राप्ति भी हो सकती है मत्स्य पालन करके। फिर अंगूर की खेती हो गई, फल है, ये फूल है, तो इसको हम बहुत गहन अध्ययन के साथ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सार्वजनिक और निजी साझेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्या कार्य किए जाएंगे और क्या कार्य किए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सभी सिलेबस के बारे में तो चर्चा हमने कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में भूगोल और राजनीति शास्त्र की चर्चा हम करेंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी। नेक्स्ट वीडियो में हम 0 to अप लेवल तक तैयारी के साथ स्टार्ट करेंगे।
जिसमें ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसके में जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में हम देखेंगे जो विकास हुए हैं 1857 की क्रांति के पश्चात, जो विकास हुए हैं संवैधानिक तंत्र के बनने की, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए